गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज थोड़ा देर से निकला घर से। कारण था एक तो आज अलग जगह की यात्रा और दूसरा कि चाहता था झारखंड महादेव की मंगला आरती के भी दर्शन हो जाएं। तो मैं अभी झारखंड महादेव के मुख्य द्वार तक आ पहुंचा हूं, लेकिन आप देख ही पा रहे हैं कि मुख्य द्वार अभी खुले नहीं हैं। शायद मंगला आरती का समय अभी हुआ नहीं है। हम थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे और फिर उसके बाद अगर मंगला आरती में उपस्थित हो पाए तो हमें अच्छा लगेगा। देखते हैं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं। साइकिल हमने अपनी एक तरफ लगाई ही दी है। आज मैं एक गांव की ओर जाने वाला हूं। वहां का एक दृश्य शहरवासियों के लिए अनजाना सा ही है। उस दृश्य को शूट करने के लिए मैं आज निकला हूं और उसके साथ गांव के प्राकृतिक दृश्य भी आप देख पाएंगे। जब तक यह मुख्य द्वार खुलते नहीं हैं तब तक आप आसपास का परिक्षेत्र देख लें, क्योंकि हमारा प्रयास तो यह है कि आज हम मंगला आरती में उपस्थित हो जाएं। क्योंकि प्रतिदिन तो हम 3:30 बजे ही निकल जाते हैं, तो यहाँ के मंगला आरती देखना, सुनना, उसका आनंद लेना संभव हो ही नहीं पाता। ये जो सामने आप सड़क देख पा रहे हैं, प्रतिदिन इसी सड़क से यहाँ पहुँचता हूँ। बस मुझे पसंद नहीं है ये गंदगी। और ख़ास तौर से बताइए, मंदिर के आसपास इतना प्लास्टिक, इतना कचरा, लेकिन क्या किया जाए। भारतीय जनमानस ही कुछ ऐसा है। वे अपने पवित्र स्थलों को भी गंदगी से भर देते हैं। पक्षियों का कलरव तो आरंभ हो ही गया है। अभी मंगला आरती के घंटे और घड़ियाल भी बजेंगे। ये अश्वत्थ वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है। अंदर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है। किसी ज़माने में यहाँ के शिवलिंग बस इस बरगद के पेड़ के नीचे ही रहा करते थे। बाहर से वो मंदिर का दृश्य दिखाई दे रहा है। मुख्य द्वार खुल चुके हैं, हम अंदर प्रवेश करते हैं। यह प्रवेश मार्ग है। अपनी साइकिल टिमटिमाती हुई खड़ी है। तो कुछ इस तरह का प्रवेश द्वार है यहाँ का। हंसराज जी मुख्य द्वार यहाँ के खोल ही रहे हैं। यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है जो मैं अब भीतर से दिखा रहा हूँ। बस आता तो रोज़ हूँ यहाँ, लेकिन सुबह इतनी जल्दी आ जाता हूँ कि ये द्वार खुले ही नहीं होते।
यहाँ लिखा है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष है साहब, जिसके लिए कहा जाता है कि यह सभी अभिलाषाएं पूरी कर देता है। अभिलाषाएं अच्छी होनी चाहिए। सभी अभिलाषाओं का अर्थ सभी अभिलाषाओं से नहीं है। तो थोड़ा कम बोलते हुए हम मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। ऐसे स्थलों पर मौन रहना ठीक होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फाटक खुलने का समय प्रातः 4:30 बजे। अपने समय से फाटक खोल दिए गए हैं। दक्षिण भारत शैली पर बना हुआ द्वार है। शायद पूरा मंदिर ही दक्षिण भारतीय शिल्पकला पर बना हुआ है। ये मंदिर का परिसर है। यह वह पुराना बरगद वृक्ष है जो जाने कितने सालों से यहीं विराजमान है। पहले यह 40 साल पहले 50 साल पहले एक निर्जन प्रदेश की तरह ही था। अंदर से आता पाइप चलाने वाले दूर तक जा रहा है। सतीश जी के धोया है क्या आगे? अच्छा पानी आगे जो धोया हो। अंदर चल जाओ आराम से, उधर से आ जाओ उस गेट से। मजा आ गया।
Está que el día te muchacho, cuando se la buscaron todo, pues yo no estaba yo. मौन हूँ, बड़ी मुश्किल से मौन रहता हूँ। आपको जय हिंद महाराज। भाई साहब कौन से देश से आए हो? यह मुख्य अमेरिका से आए हो भाई साहब? गर्भगृह है। यही क्यों? अरे मजा आ रहा देखने का। भाई साहब एक सेल्फी ले लोगे साहब? जी यहाँ मोहन श्याम सिंह जादव जी ये करौली रियासत जी अपना भरतपुर। जय हो प्रभु। कृष्ण हाँ। वंशज यादव वंश के शिव भक्त हैं साहब आप 2:30 बजे 3 बजे आते हो, मैं 2 बजे आता हूँ प्रभु जी। कभी बजे आता हूँ। यहीं टिप्पणी ले आएंगे। मेरा नंबर तो लिखो, भेजोगे कहाँ इसको?
मंगला आरती में इतना खो गया था कि यह एक बार तो भूल ही गया था कि जाना कहाँ है। लेकिन आरती के समाप्ति के पश्चात आज का डेस्टिनेशन याद आ गया है। अब हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। आज हम कुछ ग्रामीण दृश्य देखेंगे, गांव के जनजीवन के बारे में जानेंगे। दिल्ली हाईवे के किनारे किनारे सर्विस रोड पर चल रहे हैं। आपको ट्रक आते जाते दिखाई दे रहे होंगे, जाते दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि मैं इस बाईपास कह लीजिए, एक्सप्रेस हाईवे कह लीजिए, इसकी बाईं ओर हूँ। आज के डेस्टिनेशन के मुख्य मार्ग पर आ चुका हूँ। एक्सप्रेस हाईवे पीछे छोड़ दिया है। आधी सड़क न जाने कब खोद डाली गई थी, लेकिन अभी तक ठीक नहीं की गई है। इतनी चौड़ी सड़क होने का क्या फायदा जब वह चलने लायक पूरा हिस्सा ही ना दे सके। सड़क की हालत उतनी अच्छी है नहीं, जगह जगह सड़क दरकी हुई है, किनारे पर खोद डाली गई है, लेकिन सुबह हो चुकी है तो रास्ता सही ढंग से दिखाई दे रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वैसे किसी समय यह ग्रामीण क्षेत्र रहा करता होगा, लेकिन अब नहीं रहा। शहर ने अपने पांव यहाँ तक पसार लिए हैं। यह मोड़ जो सामने आने वाला है ना, कभी नहीं भूल सकता इसको भी। 20 फरवरी सन 2003, बाएं पांव का भयानक एक्सीडेंट होना, बस समझिए कि किसी तरह जान बची थी। यह मोड़ था वह। उस समय तो सुनसान रहा करता था, लेकिन इन दिनों यह
सिद्धि विनायक मेडिकल कैंपस और न जाने क्या क्या खुल गया है। बाएं पांव में लगी वह चोट गंभीर थी, गहरी थी, लेकिन मेरे मित्र डॉक्टर मनोज अग्रवाल की वजह से वह घाव बहुत जल्दी भर गया था। सड़क की हालत अब कुछ बेहतर जान पड़ रही है। लिखा है नमस्ते कालवाड़। थोड़ी ही देर में यह गांव आएगा, कालवाड़। मेरे ख्याल से इसका नाम होना चाहिए था कालबाड़। ऐसी दीवार या बाढ़ जो काल अर्थात आपत्तियों को रोक सके। यह तो कालवाड़ ही जाने, उसका इतिहास जाने कि उसने कितनी आपत्तियों को इस नाम की वजह से रोका होगा। राजस्थान की किसी एक सरकार द्वारा इस सड़क को फूलों वाली सड़क बना देने की घोषणा की गई थी। अब यह कितनी फूलों वाली सड़क बन पाई है वो तो दिखाई दे ही रहा है। फूलों के नाम पर कनेर की झाड़ियां लगा दी गई हैं। सड़क की तारीफ तो करनी होगी, बहुत अच्छी हालत में है। साइकिलिंग के लिए बहुत बेहतरीन सड़क है यह। फिलहाल बेहतरीन है, आगे कब खराब हो जाए उसका नहीं कह सकते। यह है चंपापुरा, गांव का नाम है। मुझे क्यों याद आया? मुझे याद इसलिए आया कि यहाँ रहते हैं मेरी साइकिल के इंजीनियर, मैकेनिक, जो चाहे कह ले। साइकिल की रखरखाव उन्हीं के हवाले है, आरिफ भाई। एक तरह से यह उनका गांव हुआ। कच्ची बस्तियां उगने लगी हैं भाई, क्या करें, कहीं तो रहना होगा इन लोगों को भी। अब ये सड़क के मार्ग में बीचों बीच विराजमान है देवालय। आरिफ भाई का घर यहीं कहीं है। मैं कभी उनके घर गया नहीं हूँ, बस पता है मुझे। यह है पुलिस थाना कालवाड़। सामने है बांडी नदी पर बनी हुई यह पुलिया। यह बांडी नदी सामूद की पहाड़ियों से निकलती है। बरसाती नदी है, तेज बारिश हो
तो पानी आता है, अन्यथा यूं ही सूखी पड़ी रहती है। और इसके पास ही स्थित है यह हनुमान मंदिर। लिखा है कृपया धीरे चलें, सुरक्षित रहें। तो यह बांडी नदी को फिलहाल तो सीवेज नाले का रूप दे दिया है। देखिए, यह नदी मत समझ बैठिएगा, शहर की सीवेज का पानी बह रहा है और इसके ठीक किनारे पर रहने को मजबूर लोग। और यह बालाजी धाम बांडी नदी। और सामने है वह कालवाड़ की पहाड़ी, जिसे हमने कहा था कालबाड़। तो सामने से यह दो राह आ गया है। ये सामने दाईं ओर है कालवाड़ गांव का रास्ता और यह है जोबनेर जाने वाला रास्ता। हम इस समय जोबनेर वाले मार्ग पर आ गए हैं। यह है कालवाड़ गांव और उसकी पहाड़ी। मैं साइकिलिंग करता रहता हूँ और आप लोगों से, व्यूअर से बात करता रहता हूँ। मेरा रास्ता कट जाता है। कभी कहानियाँ कहता हूँ, कभी कविताएं, कभी यूं ही रास्तों का जिक्र किया करता हूँ। पंचतंत्र की कहानियाँ बचपन से ही आकर्षित करती रही। वे प्रेरक हैं, ज्ञानप्रद हैं। विष्णु शर्मा ने कमाल की रचना की है पंचतंत्र के रूप में। उसी में से एक कहानी सुन लीजिए। एक वन था, नाम चाहे कुछ भी रहा हो, पर उसमें एक सिंह रहता था, शेर, मद्दोनक नाम का, और उसके 3 सेवक थे, एक बाघ, एक सियार और एक कौवा। मद्दोनक शिकार किया करता, सेवक अपना हिस्सा भी उसमें से पा जाते। इस प्रकार उन चारों का जीवन उस जंगल में बड़े आराम से व्यतीत हो रहा था। एक दिन उन्होंने देखा एक बड़ा विचित्र जानवर, जो कि एक ऊंट था, जंगल में आ गया है। सियार, बाघ और कौवा उसके पास पहुंचे, उसके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि वह शहरी क्षेत्र से भटक कर जंगल में आ गया है। मद्दोनक ने उसे अभय दान देकर जंगल में रहने को छोड़ दिया। कहा वह जंगल में आराम से रहे, उसके जीवन को कोई खतरा ना होगा। इस प्रकार वह ऊंट भी उनका मित्र बनकर उस जंगल में रहने लगा। एक दिन संयोगवश मद्दोनक का सामना एक क्रुद्ध और बलशाली हाथी से हो गया।
दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया और उस युद्ध में मदोनक बहुत बुरी तरह आहत क्षत विक्षत हो गया। वह शिकार करने लायक न रहा। अब तो मदोनक और उसके सेवकों के दिन बड़े कठिनाई से कटने लगे। एक दिन मदोनक ने अपने सेवकों से कहा कि वे जाएं और कुछ शिकार कर लाएं जिससे भूख तो मिटे। बाघ, कौआ और शियार वन में गए, लेकिन उन्हें कोई शिकार हाथ न लगा। परंतु शियार के मस्तिष्क में एक योजना आई। उसने सोचा क्यों ना ऊंट को ही मार कर अपना भोजन बना लिया जाए। लेकिन वह जानता था मदोनक ने उसे अभय दान दिया है, वह न मानेगा। फिर भी वह मदोनक के पास गया और उसके सामने यह प्रस्ताव रखा कि इन विकट परिस्थितियों में क्यों ना हम ऊंट को मारकर खा लें। मदोनक बहुत क्रुद्ध हुआ कि शरणागत को, जिसको मैंने अभय दान दे दिया है, इस प्रकार मार नहीं सकता। शियार जानता था कि मदोनक यही कहेगा। उसने प्रत्युत्तर में कहा, लेकिन यदि वह स्वयं आपसे आग्रह करे तब क्या परिस्थिति होगी। मदोनक ने कहा, वह तो विपरीत परिस्थिति होगी। उस स्थिति में मुझे उसका आग्रह स्वीकार करना ही होगा। शियार ने अपनी योजना बना ली थी। शियार, बाघ और कौआ ऊंट के पास पहुंचकर सिंह की, मदोनक की व्यथा कथा कहने लगे कि हमारा मालिक, हमारा रक्षक भूख से मर रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हम चारों आज अपने प्राणों का दान उसे देते हैं। सबसे पहले कौए ने मदोनक से कहा कि आप भूख से व्याकुल ना हो, मैं प्रस्तुत हूं, आप मुझे खा लें। बीच में शियार बोल पड़ा, अरे तू पिद्दी सा कौआ, तेरे में कितना मांस है, चल तू दूर हट, मैं आग्रह करता हूं। शियार ने भी वही आग्रह दोहराया कि आप भूख से व्याकुल ना हो, मेरा शिकार कर लें। बाघ बीच में बोल पड़ा कि तुम और मदोनक एक ही परिवार से आते हो, नख के परिवार से, जो शिकार करते हैं, तो एक ही परिवार के लोग भक्ष्य नहीं हो सकते। तुम मदोनक के भक्ष्य नहीं हो सकते। ऊंट सब यह देख रहा था। इसी बीच बाघ ने स्वयं को खा लिए जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ऊंट लगातार देख रहा था कि मदोनक ने कौवे को नहीं मारा, शियार को नहीं मारा। तो उसने यही सोचा कि वह हम में से किसी को नहीं मारेगा। बाघ के बोलते बोलते बीच में वह बोल पड़ा कि मदोनक स्वामी, बाघ भी तो आप ही के परिवार का है, आप मुझे खा लें। जैसे ही उसने यह कहा, सिंह ने, मदोनक ने इशारा किया, शियार और बाघ ने ऊंट को मार डाला और अपना भोजन बना लिया। तो सहज बनिए, सरल बनिए, मूर्ख मत बनिए। भोले लोग
इसी प्रकार ठगे जाते हैं जिस प्रकार वह ऊंट ठगा गया। अर्जुन का जीवन समर्पण का जीवन रहा है। उनमें समर्पित हो जाने का भाव बहुत गहरा था। अपने गुरु द्रोण के प्रति समर्पित होकर वे महान धनुर्धारी बने। युद्ध क्षेत्र में वे कृष्ण के प्रति अपने सखा भाव को त्याग कर शिष्यत्व का भाव ग्रहण करते हैं। कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यद्रेच्छ स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य ते अहम साधिमा त्वां प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं अब आपका शिष्य हूँ, मेरा मार्ग प्रशस्त करें, मुझे सुनिश्चित और सही रास्ता दिखाएं। यह थी अर्जुन की समर्पित हो जाने की भावना। कर्म भी अपने प्रति ऐसे ही पूर्णतः समर्पित हो जाने की भावना की अपेक्षा करता है और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। तो जिस कर्म में संलग्न हो पूर्णतः समर्पित कर दे स्वयं को उस कर्म के प्रति। वह है कालक दुर्ग। रहा होगा कभी राज और प्रासाद, फिलहाल तो चमगादड़ों का घर है। हमारी मंजिल बस कुछ ही दूरी पर रह गई है। यह है कालक ग्राम क्षेत्र। कालक अपने बांध के लिए भी प्रसिद्ध रहा है, लेकिन कालक बांध का हाल वही हुआ है जो रामगढ़ झील और रामगढ़ बांध का हुआ है। यहाँ बाईं ओर से कालक बांध पर जाने का मार्ग है। यह मार्ग सीधे कालक बांध को जाएगा।
तो हमने प्रवेश कर लिया है आज के अपने डेस्टिनेशन की ओर। साइकिलिंग फॉर फिटनेस, साइकिलिंग फॉर environment, cycling for entertainment and cycling for adventure. वीडियो पूरा देखें, लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थोड़ी सी ऑफ रोड हो गई है पर इतना तो चलता है। जिस गांव में हम पहुंचने वाले हैं उसका नाम है सूजा का वास। रेवेन्यू नाम है चक जोबनेर। आपको याद हो तो आमेर की यात्रा के दौरान मैंने इस गांव का जिक्र किया था। तो कुछ ऐसा नज़ारा है गांव का। आज जो मैं दिखाने वाला हूं और आपके साथ देखने वाला भी हूं वह है, तो हम आ गए हैं सूजा का वास दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड, कोड नंबर 1152 पर। लिखा हुआ है BMC। हमारे घरों में जो सरस दूध पहुंचता है ना, नीली थैलियों में और दूसरे कई रंगों की थैलियों में, उसका प्राथमिक चरण यही होता है। यहाँ दूध एकत्र किया जाता है। दूध एकत्र करके सामने वो जो बड़ा सा आपको एक टैंक दिख रहा है, दैट इज द चिलिंग टैंक। उसमें दूध रखा जाता है, ठंडा होता रहता है और फिर पास में ही टैंकर खड़ा दिखाई दे रहा है ना, बस इसी में उस दूध को भरकर भेज दिया जाता है जयपुर के मुख्य सेंटर पर, जहां उसका और पाश्चुरीकृत किया जाता है और फिर थैलियों में बंद करके हमारे घर तक पहुंच जाता है। ये हैं रामलाल जी। रामलाल जी व्यस्त हैं क्योंकि दूध का फैट इत्यादि उसकी गुणवत्ता यहाँ मशीन से नापी जाती है और ये सदस्यों को फिर उसकी कीमत अदा की जाती है बाद में। एक
देखिए कुछ इस तरह की मशीनें होती हैं। सामने रामलाल जी नेटवाल हैं, ये सचिव हैं महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी लिमिटेड के। वैसे तो यहाँ पर प्रतिदिन इनके असिस्टेंट होते हैं, लेकिन शायद वे कहीं और व्यस्त होंगे आज, बस इन्होंने ही कार्यभार संभाल लिया है। यह है प्राथमिक चरण। इसके बाद जयपुर पहुंचकर दूध और प्रोसेस होता है और बिल्कुल शुद्ध रूप में हमारे घरों तक पहुंचता है। तो यह था हमारा आज का डेस्टिनेशन। हम देखने आए थे सूजा का वास दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड में कि दूध संग्रहण किस तरह होता है। हो सकता है आज का अपना प्रवास यहीं हो, कुछ और गांव के दृश्य दिखाएंगे। तो आज की यात्रा बस यहीं तक। कल फिर मिलते हैं एक नई यात्रा पर। टिल टुमारो, गुड बाय।